Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you're doing well. My name is Shreya Jamwal. इस चैनल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज ताकि आप सब उन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकें, जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड के डिफरेंट चैप्टर्स को। आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है, आपको जाकर इसको प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब के लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का बायो का चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कि लाइफ के लिए बेसिक यूनिट है क्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सेल होता क्या है। देखो, कोई भी चीज़ जब आप किसी के बारे में पढ़ते हो तो जब तक आपको उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं पता होगा कि वो चीज़ आई कहाँ से है, तब तक आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है, हमारी लाइफ बनी कहाँ से है, उसका बेसिक यूनिट क्या है ना। इसको पढ़ने के लिए पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ये पता किसने लगाया कि हमारा फंडामेंटल यूनिट लाइफ का है क्या, ठीक है। हमें तो पता है वो सेल है, लेकिन सेल आया कहाँ से, कहाँ देखा गया सेल। तो मैं आपको इसकी एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी में ये है कि एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया था, एक सेल का पता लगाया। उसने क्या किया, जो हमारा ट्री होता है उसका जो बाग होता है, बाग क्या होता है, उसका छिलका, ठीक है, उसके अंदर उसने कॉक सेल को लिया और उसने अपने ही माइक्रोस्कोप से, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, माइक्रोस्कोप उस टाइम पे था, लेकिन उसने अपने खुद के माइक्रोस्कोप से उस सेल को देखा, ठीक है, उस सेल को ऑब्जर्व किया और उसने उस सेल के अंदर क्या देखा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे एक पिक्चर बनाई हुई है ये वाली, ठीक है। उसने देखा उस अपने माइक्रोस्कोप के अंदर कि ऐसा सेल दिख रहा है, ठीक है। सेल उसने तब नाम नहीं दिया था, उसने कुछ ऐसा मतलब हनी कॉम की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ये वो कॉक ऐसा दिखा, ठीक है। तो फिर उसने उसको एक नाम दे दिया जिसका नाम पड़ा सेल, ठीक है। तो क्या थी स्टोरी में ये था कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था। उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा, ट्री के बाग का कॉकसेल लिया, उसको देखा और उसने देखा कि वो किसकी तरह लग रहा है, एक हनीकॉम की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहा है, और उसने उसको नाम दे दिया सेल। वो कहता है कि सेल क्या हो सकता है, एक कंपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर सेल को नाम दे दिया कि छोटे छोटे रूम। जैसे आपका एक बड़ा घर होता है, घर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे रूम होते हैं, वैसे ही सेल को भी वैसे ही नाम दे दिया कि ये कंपार्टमेंट्स है, लिविंग रूम है, छोटे छोटे क्या है, कंपार्टमेंट्स बने गए हैं। देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ कुछ इस टाइप के कंपार्टमेंट्स हैं, है ना, इसी टाइप का है। तो ये जो एक है कंपार्टमेंट जिसको मैं ज़्यादा डार्क कर रही हूँ, ये क्या है, सेल है। इसी को नाम दे दिया उसने, ये क्या है, सेल। क्लियर। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सेल का एक स्ट्रक्चर भी है और एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। इसका मतलब सेल की एक शेप है ना, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी की एक शेप होती है, हम डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पे नोज़ है, यहाँ पे लिप्स हैं, ये हमारा बॉडी है, या आर्म है, ये शोल्डर है ना। वैसे ही सेल के भी कुछ पार्ट्स होंगे, उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम आगे डिटेल में, ठीक है। बस ये याद रखो कि ये इस चीज़ को उसने नाम क्या दिया, सेल नाम दे दिया, ठीक है। और यही सेल हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ का, ठीक है। अब ये डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था 1665 में, ठीक है। ही एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉक लिया, लेकिन कहाँ से लिया था, बार्क ऑफ ट्री से, थ्रू हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपने खुद के माइक्रोस्कोप से उसने उसको ऑब्जर्व किया। उसने देखा इट लुक्स लाइक हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। उसने देखा मधुमक्खी की छत्ती की तरह वो लग रहा है, जिसके छोटे छोटे ये कंपार्टमेंट्स जैसे मैंने आपको पिक्चर में बनाए हैं, ये उसके क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है। और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को उसने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया, ठीक है, जिसको हम लिटिल रूम भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने सिर्फ हम एक हनीकॉम, मतलब जैसे बाग का, हमने ट्री के बाग का लिया सेल, ठीक है, बाग का कॉक सेल लिया, हम उसके बेसिस पे नहीं बता सकते हैं कि सच में ये सेल वही एक सेल ही है और कहीं सेल होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इतना तो पता चल गया है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप बोलो कि आप एक नॉर्मल ले लो, बेड ले लो, या टेबल ले लो, या चेयर ले लो, या गैस के पार्टिकल्स ले लो, अगर आप इनमें बोलोगे कि आपको ये पूरा सेल मिल जाएगा डिफाइन, वेल डिफाइन, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, हमारे मैटर हैं, जो हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर
में पढ़ा था, ठीक है। पार्टिकल्स, मैटर, ये पढ़ा ना आपने, ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं। और जो हम सेल पढ़ते हैं ये किसके लिए है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है इस पिक्चर में देखो ध्यान से, ये किसकी पिक्चर है, ये दी हुई है जो हमारा अनियन होता है, ठीक है। प्याज जो होता है, जो आप खाते हो, खाने में यूज़ करते हो, उस प्याज को जब आप काटते हो कभी ध्यान से देखना, उसकी एक पतली सी लेयर निकलती है, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं होती है, बीच में होती है। जब आप अनियन को काटते हो उसके बीच में एक पतली सी लेयर होती है, वो निकल भी जाती है अगर आपको निकालना चाहो, उसको ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है, इसने क्या किया, इसके अंदर भी ऑब्जर्व किया, इसको क्या किया उसने, अनियन की एक पतली सी स्लाइस को निकाला और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा। और उसने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो कुछ इस टाइप का पिक्चर था। देखा जाए अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ये इतनी सी चीज़, तो ये एक सेल है, लेकिन जब ये ज़्यादा सेल कंबाइन होंगे तो ही तो कोई बड़ी चीज़ बनती है ना। अगर एक सेल होगा वो तो हमें दिखेगा भी नहीं, ये सब भी तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही पता चल रहा है कि ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप इसको बाहर से देखोगे विदाउट माइक्रोस्कोप तो आपको कैसे लगेगा कि शीट की तरह ही लगेगा ये, है ना। अगर आपने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो आपको दिख रहा है कि ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट्स है इसको उसने नाम दे दिया, ये क्या है, सेल है। अब ध्यान से देखो, अगर ये सेल है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ठीक है। जैसे ये अगर सेल मानते हो आप, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिया हुआ बीच में, देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना, ऐसा ही बना हुआ है सेल और बीच में एक ब्लू कलर का डॉट है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो सेल का ये आउटर लेयर है, ठीक है, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ अभी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्लाज्मा, या फिर हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, मतलब बाहर से इसको क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड आ जाता है वो आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के अंदर होता है। जैसे ये ब्लैक कलर का जो मैंने डॉट बनाया हुआ है, अगर आप इसको ब्लैक ना बना के अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो हम इसको दूसरे कलर से, रेड कलर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। ये रेड कलर का जो मैंने बीच में बताया है, ये क्या है रेड कलर का, ये आ जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। और बीच में जितना भी एरिया बच जाता है, ठीक है, इसको मैं किसी और कलर से येलो कलर कर देती हूँ, ठीक है। जो बीच में जितना भी एरिया बच जाता है ये वाला, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया है, इसको नाम दे दिया है कि ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसको नाम दे दिया है बीच वाले एरिया को साइटोप्लाज्म। इसका मतलब एक सेल के अंदर जो 3 बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है। उसके बाद एक न्यूक्लियस होता है बीच में, जो मैंने रेड कलर से डिफाइन किया आपको, और बीच में जितना भी एरिया बच जाता है, ठीक है, उसके कवरिंग और न्यूक्लियस के बीच का जितना भी एरिया है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये 3 टर्म्स हैं जो डिस्क्राइब किए गई हैं एक सेल के अंदर। अब और भी चीज़ें आती हैं, वो 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में, लेकिन जो बेसिक 3 चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, मतलब सेल के बारे में कुछ बोला हुआ है तो वो सेल थ्योरी हो गई। अब सेल थ्योरी के अंदर क्या आ जाएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको कहा था कि सेल सिर्फ किस में होता है, लिविंग चीज़ों में ही होता है, और जो नॉन लिविंग होती है उनमें मैटर आ जाता है, पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। अगर देखा जाए जो सेल है वो है क्या एग्जैक्टली, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसका खुद का एक स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको गोल सर्कल करके बताया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सेल की एक शेप है अपनी, है ना, एक स्ट्रक्चर है उसका, और उसके स्ट्रक्चर के अंदर वो कुछ काम भी कर रहा है, ठीक है। अब काम कर रहा कौन कौन है वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक सेल के अंदर क्या है, एक स्ट्रक्चर भी है सेल का और एक खुद का उसका फंक्शन भी है कोई। और ऐसा नहीं है कि जो सेल है वो कोई काम ही नहीं करता हमारी बॉडी में, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ते नहीं हमारा सेल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। पर ये मत भूलो ऑर्गन और सेल का भी बीच में कोई कॉम्बिनेशन है, इसको भी मैं आगे बताऊंगी क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तभी ओवरऑल बॉडी में फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता नहीं तो। अब है आगे जो लास्ट पॉइंट इसका है, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। जैसे इसने बोला है कि आपका एक सेल है, ऐसा नहीं है कि आपका एक सेल ही पूरी ज़िंदगी भर रहेगा, वो एक सेल जो है वो और भी न्यू प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे आपका अगर एक सेल है वो डिवाइड होता है आगे, ठीक है, अब मैं वो भी डिटेल में बताऊंगी वो किस टाइप से डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ आप ये भी याद रख लो कि जो न्यू सेल्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एग्जिस्टिंग वन से, जिसमें से कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये किसकी थ्योरी दी हुई है, सेल थ्योरी दी हुई है, ये चीज़ें होती हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल देखा कहाँ गया, और सेल का थोड़ा सा वेरिफिकेशन कि सेल में एग्जैक्टली है क्या।
अब आ जाता है वेरियस सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही सेल होते हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में सेल होते हैं और हर टाइप का सेल होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप का सेल प्रेजेंट होगा, वो सिर्फ यूनिसेलुलर में होगा। यूनिसेलुलर का मतलब हुआ सिर्फ एक ही सेल, जिसमें एक ही सेल होगा वो तो एक ही टाइप का होगा। और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं और ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। अब हमारी जो बॉडी है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी हुई है, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी कैसे बनी हुई है, जैसे कि मसल के लिए, मसल क्या होता है, हमारा मांस, ठीक है। ये पूरी कवरिंग जो हमारी बॉडी में हुई है ये किसकी हुई है, किसकी हुई है, स्किन तो है लेकिन इसको बोलते क्या एग्जैक्टली, मांस बोलते हैं, ठीक है, मसल। तो जितने भी हमारी मसल्स हैं इनके अलग सेल होंगे। जो हमारा बोन है, हड्डी होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अलग सेल्स होते हैं। जो स्पर्म होता है मेल में उसके अलग सेल होते हैं, फीमेल में ओवम होता है उसके अलग सेल होते हैं। नर्व मतलब ब्रेन का कनेक्शन जो फ्लो होता है पूरे, ठीक है, इनके सेल्स अलग होते हैं। फैट होता है हमारी बॉडी में, उसके सेल्स अलग होते हैं। ब्लड RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल, इनके सेल्स अलग होते हैं, नाम ही RBC है, RBC, C फॉर द सेल, तो रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स में शो किया हुआ है कि आप ध्यान से देख लो। यहाँ पे देखो स्मूथ मसल सेल, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है ये हमारा नर्व सेल, बोन सेल। देखो आप सबकी शेप क्या है, अलग है, लेकिन ध्यान से देखो इसके अंदर, सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे सबके अंदर, देखो यहाँ पे इधर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस हर किसके अंदर ज़रूर होगा, क्योंकि जब ये सेल्स डिवाइड करते हैं तो वो न्यूक्लियस की वजह से ही करते हैं। अब न्यूक्लियस में होता क्या है ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद कर लो, एक सेल है, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है बीच में, और बीच में जितना भी खाली एरिया होता है, ऐसा नहीं उधर कुछ होता नहीं, जेली लाइक सब्सटेंस वहाँ पे होते हैं, वो आप डिटेल में बताऊंगी कि होता क्या है वो, लेकिन उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ओके। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि सेल जो है, ऐसा नहीं कि एक ही सेल एक बॉडी में होता है। हमारी बॉडी कितने सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, सोच भी नहीं सकते हो आप कितने सेल्स होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही एग्जिस्ट करती है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है। अब जो यूनी का मतलब है, यूनी का मतलब होता है वन, ठीक है, और मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी। अब हम पढ़ेंगे क्या, जो वन सेल से मिलकर बना हुआ है उसी को यूनिसेलुलर बोलेंगे। तो ये बना है मेड ऑफ वन सेल, ठीक है। अगर बात करें मल्टी सेलुलर की तो मेड ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है ये। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल, इसमें एक ही सेल होगा तो वो ही सारा काम करेगा। जैसे आपके घर में अगर कोई एक इंसान रहता है तो बाकी इंसान होंगे ही नहीं, तो काम कौन करेगा, वो एक ही इंसान करेगा। अगर आप पूरी फैमिली में रहते हो तो सबके काम क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो हमारा मल्टी सेलुलर हो जाता है। वैसे एग्जाम्पल ले लो अगर आप, तो मल्टी सेलुलर में क्या हो जाता है, कुछ स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था बोन सेल हो गया, स्पर्म सेल हो गया, ओवम हो गया, फैट सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, नाम दिए गए हैं। तो स्पेसिफिक सेल का अपना स्पेसिफिक काम होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेलुलर में, इसका लाइफ स्पेन की बात करें, अब जो एक सेल है तो वो ज़्यादा देर तक तो रहेगा नहीं, मल्टी सेलुलर है तो वो तो नॉर्मल देख के ही पता चल रहा है हमें ये टर्म को, कि अगर यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लाइफ स्पेन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज़ कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर की बात करें तो उसकी लाइफ स्पेन क्या होगी, लंबी होगी। एग्जाम्पल अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो कौन आ जाते हैं, किसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, अमीबा ले लो। आपने पानी में देखा होगा अमीबा ऐसे इस शेप का होता है, ठीक है। इसकी शेप आप किसी भी तरीके से बना लो, ठीक है, क्योंकि ये वेरी करती रहती है। अगर अमीबा ले लो, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया का नाम तो आपने सुना होगा, वायरस, बैक्टीरिया सुना है ना, पैरामीशियम, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी हुई हैं और ये इनका लाइफ स्पेन ज़्यादा देर तक नहीं होगा। जैसे अब वायरस, बैक्टीरिया की बात ले लो अगर आप, तो ये एक दिन 24 आवर्स इतने देर तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। वेराज अगर हम मल्टी सेलुलर की बात ले लो तो आप खुद अपने आप को देख लो, आप कितनी देर मतलब आप एक दिन के लिए तो नहीं रह सकते ना, आप तो 100 ईयर्स से ज़्यादा तक क्या कर सकते हो, जिंदा रह सकते हो। तो इसका मतलब जो वन सेल सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, इनका लाइफ स्पेन कम होगा उनके कंपैरिजन में। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें किसकी एग्जांपल ज़्यादा होती है, हम लोगों की, ट्रीज़ की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बाकी बचते हैं वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अमीबा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर आपको ड्रॉ की थी ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अमीबा दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का होता है। अब ध्यान से देखो, इसका एक न्यूक्लियस है, बाकी इसका ये स्ट्रक्चर है, बीच में जितना ये वाला एरिया प्रेजेंट है जिसको मैं डॉट में कर रही हूँ मेंशन, ये सारा क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। अब आपको समझ आ गया कि क्या स्ट्रक्चर है इसका बेसिक,
ठीक है, अभी आगे बोलते हैं 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के 3 मेन कंपोनेंट जो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जितना भी ये ब्लैक वाली बाउंड्री आपको दिख रही है बाहर बाहर से, ये वाली, ठीक है, जितनी भी ये ब्लैक वाली बाउंड्री है, इसको क्या नाम दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ब्लू वाला सर्कल है ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। और जितना भी ये स्काई ब्लू वाला एरिया है जिसको मैं डॉट डॉट से मेंशन कर रही हूँ, ये सारा का सारा एरिया क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, समझ आ गया सेल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल। अब सेल से सिर्फ सेल ही नहीं रहता हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी से सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है, जहाँ हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और फिर वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं मसल सेल। ठीक है, मसल सेल है या कोई स्पेशलिस्ट, कोई भी आप स्पेशलिस्ट सेल ले लो, कोई भी। ठीक है, ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे मसल शो किया, फैट सेल कर लो, नर्व सेल कर लो, जो आपका मन करे। ठीक है, अब जो मसल सेल है वही मिलके मसल टिश्यू बना रहा है। ठीक है, मसल टिश्यू बन के ही एक हार्ट बन रहा है, उसके बाद एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है, और उसके बाद क्या बना है, एक ऑर्गेनिज्म के बीच में सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो बना दिया गया है। तो देखा जाए हमारी पूरी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ एक सिंगल नहीं है तो मल्टीपल है, लेकिन एक सेल से। ठीक है, सेल एक है, फिर वो कंबाइन हो रहा है उसी टाइप का सेल, वो क्या बनाते जा रहा है, टिश्यू। जब ज़्यादा टिश्यू कंबाइन होंगे वो ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग बॉडी में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ आ गया ये भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम ये मान के चलते हैं सेल है और इसके बीच में ये वाला पार्ट न्यूक्लियस बताया मैंने। ठीक है, तो जो इसकी आउटर कवरिंग है जिसको हमने नाम दिया हुआ है प्लाज्मा, या फिर ये वाला नाम जो दिया था, क्या नाम है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि एग्जिस्ट कहाँ करती है। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, सेल का जो आउटर कवरिंग है, इट इज़ नोन एज प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मुझे खुद बताओ, अगर हमारा एक घर है, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब घर बनाते हैं हम उसके बाहर बाउंड्री करवाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ताकि कोई भी बाहर का ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ घर के अंदर ना आ जाए, है ना। तभी हम गेट भी लगाते हैं, एक पूरी बाउंड्री करवाते हैं पूरी प्रॉपर। वैसे ही सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बाहर ना आ जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी एक बाउंड्री बनाते हैं। और उसी बाउंड्री को हम नहीं बनाते हैं, ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है, और उस बाउंड्री का नाम क्या दिया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। वो प्लांट्स में भी प्रेजेंट होगी, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होगी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट ज़रूर होगी। ठीक है, चाहे वो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी क्यों ना हो, बैक्टीरिया भी क्यों ना हो। अब ये होगा कि ये बनी किससे है, किससे बनी होगी ये बनती है प्रोटीन्स और लिपिड से। ठीक है, ये प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनती है। अब ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोटीन सेल को देता कौन है, लिपिड्स कहाँ से आते हैं सेल के पास कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। बस इतना याद रख लो कि आते कहाँ से हैं, एक आगे मेन सर्विस यहाँ पे सर्वर है जो ये सब कुछ देता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखो अभी के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती किससे, और वो दो ही चीज़ों से बनती है, वो बनती है प्रोटीन्स और लिपिड से। ठीक है, और इसकी एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मैं आगे डिटेल में बताती हूँ, सिर्फ टर्म याद रख लो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल को फोल्ड भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना आपकी तो बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ, मुड़ जाती है ना, फोल्ड हो जाती है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, फोल्ड हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं, फिर से बन भी जाते हैं। ठीक है, रीयूनाइटेड यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोबारा से बन भी जाते हैं। अब ये सारी मैं अभी दोबारा रिवाइज करती हूँ, जो मैंने सारा पढ़ा है उसके बाद मैं बताऊंगी कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो सेल की एक प्रॉपर बाउंड्री है, यही लिखा हुआ है, इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। इस साइटोप्लाज्म को बाहर ना चले जाए, बाहर के सराउंडिंग से बचा कौन रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोगों में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. It is selectively permeable in nature, that is, it allows some substances, minerals in and out of the cell. It is flexible and can be folded, broken down, united. हर चीज़ ये कर लेती है। अब देखो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ, आप अपने घर में उसी को ही अलो करते हो आना जिस आपको लगता है कि ये ज़रूरी है हमारे घर में आना। ठीक है, जैसे कोई भी
बाहर का कोई भी मान लो जो आपको लगता है आपके लिए डेंजरस हो, ठीक है, जो आपको लगता है आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप उसको घर के अंदर आने दोगे? नहीं आना दोगे। आप उसी को ही घर के अंदर आने दोगे जिसको लगता है ज़रूरत है आने की, तभी तो आपने उसकी बाउंड्री बनाई हुई है। वैसे ही इसकी बाउंड्री जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही अंदर आने देगी जो अंदर के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मान लो सेल के लिए पानी ज़रूरी है, हमें भी पानी ज़रूरी है, सेल को भी पानी ज़रूरी है, तो सेल जो है वो पानी को अंदर भी ला देगा, सेल लाएगा, लेकिन सेल में से मेन नाम तो पूरा सेल है, लेकिन सेल में ला कौन रहा है अंदर? दैट इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? अलो करती है पानी को अंदर आने के लिए, और उसी पानी को बाहर, मतलब जो अंदर जब यूज़ हो गया तो वेस्ट जो होगा वो बाहर भी निकालोगे, तो वो सेल जो है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है उस वाटर को सेल से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसको पता है इसको किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है। और साथ ही साथ वाटर को तो करती ही करती है, लेकिन गैसेस को भी करती है। जैसे हमने क्या कहा था, प्लांट सेल में, ह्यूमन सेल में ऐसा नहीं है कि रेस्पायरेशन नहीं होती, ऐसा नहीं है कि गैसेज आगे पीछे एक्सचेंज नहीं होती हैं, होती हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, इसमें भी गैसेज एक्सचेंज करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब कैसे करेंगी, कौन मतलब सेल से अंदर से बाहर आएंगी कि बाहर से अंदर जाएंगी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इसके जो 3 पॉइंट्स हैं वो याद कर लो अच्छे से। ये क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म को बाहर के सराउंडिंग से अलग रखती है, प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स और लिपिड से बनकर बनी होती है, और ये सिलेक्टिवली क्या है? परमिएबल है। इसको पता है इसको किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, और ये फ्लेक्सिबल है, ये फोल्ड हो जाती है, टूट जाती है, फिर से बन जाती है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैंने कहा था सिर्फ 2 ही चीज़ें मूव कर सकती हैं, दैट इज योर गैसेस एंड सेकेंड वन इज वाटर, ठीक है। ये बोलता है जब उसमें से गैसेस एक्सचेंज होती हैं उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। और दूसरा बोलता है ऑस्मोसिस, और जब वाटर का मूवमेंट होता है वो हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इस डिफाइन को पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ऑक्सीजन एंड CO2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको क्या कहा था? डिफ्यूजन में क्या होता है? गैसेज एक्सचेंज होती हैं। जैसे पता है सेल को ऑक्सीजन चाहिए या कोई भी गैस चाहिए तो वो बाहर से अंदर ले लेगी, और अंदर लाने में हेल्प कौन करेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी। अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो वो क्या करेगी? वहीं से इसको बाहर भी निकाल देगी, और निकालेगी कहाँ से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकालेगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड जो आता है वो आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी मूवमेंट होगी, चाहे वो वाटर की होगी, चाहे वो हमारे इसकी एयर की होगी, ठीक है, गैसेस की होगी, वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगी। एग्जाम्पल आप ले लो, किसी रूम में आप होते हो, ठीक है, अगर रूम में ज़्यादा क्राउड हो जाए तो आप क्या ट्राई करते हो कि और लोगों को अंदर आने दोगे? नहीं, आप क्या करोगे? जैसे आपके पास मान लो 2 रूम्स हैं, ठीक है, एक में स्ट्रेंथ है 100 लोगों को आपने बिठा दिया और दूसरे में बैठे हैं 4-5, ठीक है, तो आप क्या ट्राई करोगे? दोनों रूम में बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी चीज़ों को होल्ड करके रख सके, है ना, इतने लोगों को होल्ड करके रख सके। तो आप क्या करोगे? आधे लोग वहाँ से शिफ्ट कर दोगे दूसरे रूम में, जिससे बैलेंस बना रहेगा। वैसे ही सेल भी करता है। अगर सेल को पता है अंदर बहुत ज़्यादा गैसेज हो चुकी हैं और इतनी स्पेस है नहीं सेल के अंदर उन गैसेस को रखने के लिए, तो वो क्या करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो गैस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर चले जाती है। अगर लगता है कि गैसेस का अमाउंट अंदर कम है सेल के, तो बाहर से गैसेस अंदर आ जाती हैं, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। सेम कैसे होता है? वाटर के साथ भी होता है। वाटर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी आ सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी जा सकता है। ये भी डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर वाटर का अमाउंट ये जो पानी का अमाउंट अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो वो बाहर निकाल देगा उसको, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। और अगर उसको अंदर चाहिए, अमाउंट अंदर कम है, तो वो बाहर की सराउंडिंग से अंदर ले लेगा पानी, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ कि ऑस्मोसिस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है एंडो। एंडो का मतलब क्या हुआ? एंडो का मतलब है अंदर आना, और एक्सो का मतलब है बाहर जाना, ठीक है। जब वाटर की एंट्री होती है, अंदर आता है पानी अंदर, दैट इज नोन एज एंडोमोसिस, और अगर वो बाहर जाएगा दैट इज एक्सोमोसिस। लेकिन इसको एक टर्म दी गई है, दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपर। हाइपो का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर का मतलब होता है कम। लेकिन कहाँ ज़्यादा होगा कम होगा मैं नेक्स्ट में बताती हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एंडोमोसिस में एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल थ्रू सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन सराउंडेड बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
अब इसका मतलब सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक सोल्यूशन, लेकिन बाहर है, जैसे मैं आपको यहाँ पिक्चर में बताती हूँ। ठीक है, ये एक जार है आपके पास और मान लो ये आपका एक सेल है और ये बोलता है कि जो बाहर का इसके लिक्विड है आगे पीछे जितना भी, ये क्या है, ये बोला है उसने हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि बाहर का सोल्यूशन का अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन है, वाटर लेवल है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल के। तो क्या होगा, ये सारा पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा हर डायरेक्शन से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो कर रही है इसको अंदर आने के लिए। तो जब बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पानी को अंदर आना है, दैट इज़ नोन एज एंडोमोसिस। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस। अब जब पता है कि सेल के पास ऑलरेडी पानी ज़्यादा है, ठीक है, और उसको पानी को बाहर निकालना है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोमोसिस। और इसके टाइम पे जो बाहर का सोल्यूशन प्रेजेंट है ये हो जाएगा हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ, बाहर जो है वाटर का लेवल कम है एज कम्पेयर टू अंदर के, इसलिए अंदर से पानी बाहर आ रहा है। टर्म्स क्लियर हो गई, इसको अच्छे से डिटेल में हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आपने किसी भी सेल को, मान लो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, जो भी आपका सेल लेने का मन कर रहा है आप ले लो। ठीक है, ये बोलता है कि आप मान लो कि आपने उस सेल को किसी सोल्यूशन में डाल दिया है। ठीक है, चाहे वो सॉल्ट सोल्यूशन हो, चाहे वो शुगर सोल्यूशन हो। ठीक है, अब आपको देखना है कि सेल कब श्रिंक करता है, कब वो स्वेल करता है। श्रिंक का मतलब होता है सुकर जाना। कब उसका साइज़ अगर नॉर्मल ऐसा है तो कब वो सेल थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, मतलब उसका साइज़ कम हो जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर से कुछ बाहर गया, है ना। अगर सेल का साइज़ ऐसा है, जैसे ये वाला मैं बता रही हूँ, अगर आपको इसको इस पोजीशन में लाना है तो आप ऐसा क्या करोगे कि ये थोड़ा सा फूल जाए, स्वेल कर जाए। ठीक है, और ऐसा क्या होगा जब नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा, ना सेल स्वेल करेगा, ना ही वो श्रिंक करेगा, ना ही वो फूलेगा, ना ही वो अंदर सिकुड़ जाएगा। ठीक है, वो कौन सा केस होगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी वन बाय वन। फर्स्ट आ जाता है इसके टाइप्स में हाइपरटोनिक। मैंने अभी पीछे पढ़ाया था। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ, हाइपर का मतलब क्या हुआ, ऐसे मत बोला कि बातों में नॉर्मल बात है ना, ज़्यादा हाइपर मत हो जाओ, पागल मत हो जाओ, वो वाला हाइपर नहीं है ये। ठीक है, तो ये टर्म जो है उस टर्म से अलग है। इसमें क्या बोला गया है, ये बोलता है कि जो आपने अंदर ये से सेल डाल रहे हो, है ना, एक वाटर या शुगर सोल्यूशन में डाल रहे हो, अब क्या हो जाता है, जो आपका सेल का लेवल है वाटर का, ठीक है, वो आपके सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कम है या ज़्यादा है, इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है। जैसे कि अगर हम हाइपर की बात करें तो ये बोलता है द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। अगर ये हम मान लें, ठीक है, ये आपका सेल है, ये बोल रहा है जो आपका बाहर जितना भी सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन जो मैं बना रही हूँ, ये सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है आउटसाइड द सेल वो क्या है, कम है। मतलब वाटर का अमाउंट या गैसेस का अमाउंट आपके सेल के कंपैरिजन में कम है। सेल के अंदर जो अमाउंट है वो बाहर के अमाउंट से सेल का अमाउंट अंदर ज़्यादा है और बाहर अमाउंट कम है। ठीक है, तो ये बोलता है ड्यू टू सेल लूजेस वाटर एंड श्रिंक, तो सेल को क्या करना पड़ेगा, अपना अंदर का पानी बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो सेल के अंदर पानी है उसको वो बाहर देना पड़ेगा। देना किसको पड़ेगा, सॉल्ट या शुगर, जो भी सोल्यूशन लिया है हमें उसको देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो सेल का कंसंट्रेशन है वो हायर है एज कम्पेयर टू जो सॉल्ट सोल्यूशन है, इसीलिए क्या हुआ, इसलिए वो गया काम से। ठीक है, मैं पेन यूज़ करके दूसरा यूज़ करके बताती हूँ। जैसे अगर आप एक ये जार ले रहे हो, ठीक है, इसमें सेल को डाल रहे हो, अभी सेल नॉर्मल पोजीशन पे होगा, लेकिन जो सेल के अंदर किसी भी चीज़ का, चाहे वाटर ले लो, ऑक्सीजन ले लो, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, उसका अमाउंट ज़्यादा है। और जो बाहर आप सोल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा था आपको, आप सॉल्ट सोल्यूशन ले लो या कोई भी शुगर सोल्यूशन ले लो। अगर आप सॉल्ट का सोल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, NaCl सोल्यूशन ले रहे हो, तो क्या होगा, इस सोल्यूशन का अमाउंट, जिसमें जो वाटर का अमाउंट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सेल के। तो सेल क्या करेगा, बाहर वाटर भेजना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है बाहर अमाउंट कम है। तब तक भेजता रहेगा जब तक बाहर वाले को नहीं मिलेगा। लेकिन इस चक्कर में क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके पास ज़्यादा हो, अगर आप किसी को दे देते हो तो आपके पास वो चीज़ कम होगी ना। वैसे जैसे वो कम होगी तो सेल का साइज़ थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी एग्जाम्पल आ गई, हमारे हाइपोटोनिक की, हाइपरटोनिक की। ठीक है, अगर अब हम बात करेंगे हाइपरटोनिक की, तो हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा। हाइपर में सेल के पास ज़्यादा अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग के, अब इसमें क्या हो जाएगा, सेल के पास कम होगा,
ठीक है, ये रहा सेल, इसके पास कम होगा और बाहर जो हमारा जितना भी हमने ये लिया हुआ है इसमें ज़्यादा अमाउंट होगा। किसका अमाउंट? लेकिन वाटर या गैसेस का। तो ये क्या करेगा, जो सेल होगा हमारा ये बाहर से चीज़ें लेना शुरू कर देगा क्योंकि उसको नीड है। जैसे मैंने आपको कहा था, जहाँ पे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। हमें पता है कि जो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, सेल को देना शुरू कर देगा और इस चक्कर में क्या हो जाएगा, सेल हमारा थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे श्रिंक हो रहा था और यहाँ पे बड़ा हो रहा है। और जो लास्ट बचता है वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, जितना अंदर होना चाहिए उतना ही बाहर होना चाहिए। तो वो किसकी एग्जाम्पल आ गई, आइसोटोनिक की। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, ठीक है, जैसे ये आप ले लो, ये सेल है आपका, जितनी बाहर कंसंट्रेशन पे सेल है उतनी ही अंदर होगी उसकी कंसंट्रेशन। मान लो 50% बाहर है, 50% ही अंदर होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो क्या बोला है, इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर भी उतना ही पानी होगा, बाहर भी उतना ही पानी होगा, उसको हम बोल देंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लूज। अब जो सेल ने पानी लूज किया होगा उसका अमाउंट बराबर होगा। ठीक है, जितना वो गेन कर रहा होगा पहले वाले में। फर्स्ट वाले में हमने हाइपरटोनिक में पढ़ा, सेल में अंदर पानी कम था तो उसने बाहर से ले लिया। हाइपोटोनिक में पढ़ा कि सेल के पास पानी कम था, बाहर से मतलब जो हाइपरटोनिक था उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो सेल के पास पानी, जो सेल था अंदर उसके पास अमाउंट वाटर और गैसेस किसी का भी ले लो आप, क्या था, कम था, तो उसने क्या कर लिया, बाहर से ले लिया। समझ आ रही मैं बोल क्या रही हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ये बोलता है कि जो आपका सेल है, ठीक है, जो आपका सेल किसी भी सॉल्यूशन के अंदर है, उससे वो सेल क्या है उस टाइम पे, उसका अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, सेल में जो अमाउंट है वाटर का, गैसेस का, वो ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग को दे देगा। ठीक है, जो भी चीज़ आपके पास ज़्यादा होगी वो देते हो आप किसी को, तो उसकी वजह से उसका सेल का जो साइज़ है वो श्रिंक कर जाएगा। और हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल के पास कम पानी होगा या गैस होगी तो वो क्या करेगा, बाहर से ले लेगा, इसकी वजह से उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है उसमें बराबर होगा, 50% इन एंड 50% आउट। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। ओके, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी है, देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन सेल पुट इन सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन। क्या होगा, आप ये पिक्चर में दिखाया हुआ देखो, जब हम किसी भी सेल को डालते हैं, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में, बात जहाँ ज़्यादातर वाटर के साथ ही कंपेयर करते हैं, तो अगर आप देखो आइसोटोनिक में, इस वाले एग्जाम्पल में, तो देखो यहाँ पे वाटर जितना बाहर है उतना ही अंदर है, तो सेल का साइज नॉर्मल होगा। हाइपोटोनिक में सेल स्वेल कर चुका है, क्यों किया उसने स्वेल, क्योंकि उसके पास पानी नहीं था, उसने बाहर से लिया, तो ऑटोमेटिकली साइज इंक्रीज करेगा। और जो हाइपरटोनिक था इसमें सेल का साइज श्रिंक हो चुका है क्योंकि पानी उसने अपने से बाहर दिया है। तो ये टर्म्स में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर है। हाइपर का मतलब हुआ उसके पास ज़्यादा था तो उसने दे दिया, हाइपो का मतलब हुआ उसके पास कम था उसने ले लिया, और आइसोटोनिक का मतलब था कि जितना बाहर है उतना ही अंदर है पानी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाती है सेल वॉल। ठीक है, देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, दोनों कवरेज ही हैं, लेकिन बस इतना याद रखना कि जो सेल वॉल है वो ह्यूमन बींग्स में एब्सेंट होती है, वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सिर्फ प्लांट्स में सेल वॉल की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सबसे हार्श कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, आपको कुछ गर्मी लग रही है, आपको कोई फॉरेन अटैक कर रही है बॉडी बाहर से, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कहीं भी जा सकते हो, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। वो जहाँ पे हैं उनको वहीं पे रहना पड़ेगा, सारी कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उनकी कवरिंग जो है थोड़ी हार्ड सरफेस से की जाती है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल वॉल क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल को कवर करता है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। अब जो सेल वॉल है वो रिजिड है, टाइट है, कठोर है, स्ट्रॉन्ग है, पोरस है। पोरस इसलिए है क्योंकि ये भी कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। ठीक है, और इसका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब ये बनती किससे है, जैसे हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनते थे, प्रोटीन्स और लिपिड से, वैसे सेल वॉल किससे बनती है, ये बनती है सेलुलोज से। ठीक है, सेल वॉल भी है दो टाइप से, ये दो चीज़ों से जब सेल वॉल, जैसे मान लो एक सेल ये होता है, ठीक है, दूसरा सेल यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, जैसे इसकी कवरिंग जिस भी तरीके से आप मान लो अरेंजमेंट के हिसाब से हुई है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, जब ये दो सेल जो यहाँ पे जिसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, अगर ये सेल है, ये किसी से ज्वाइन हो रहा है, ये भी यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ये भी ज्वाइन हो रहा है, इसके बीच में ये भी ज्वाइन हो रहा है, तो जिसकी बीच से ज्वाइन, जिसकी वजह से ये दोनों सेल ज्वाइन हो रहे हैं, उसके बीच का जो जितना भी
ज्वाइनिंग पार्ट है जिसकी वजह से हो रहे हैं ज्वाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, लेयर लैमेला। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में अगर आप देखो तो लेयर लैमेला देखो एक ऑरेंज कलर का, ये देखो छोटा सा ये बनाया गया है, ये पतली सी लाइन देखो यहाँ से भी आ रही है, ये देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अगर, तो ठीक है, तो इसको नाम दे दिया गया है लेयर लैमेला। अगर आपका से कुछ क्वेश्चन आता है कि इसका क्या काम है तो आप ये बता सकते हो कि ये दो सेल वॉल जो सेल है, ठीक है, उसकी वॉल्स को ये क्या करता है, ज्वाइन करने में हेल्प करता है। यहाँ आप कह सकते हो कि ज्वाइन सिर्फ इसी की वजह से ही हो रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल का क्या काम है, देखो एक सेल है उसको शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा है। अभी हमने कहा वो रिजिड है, पोरस है, स्ट्रॉन्ग है, तो देखा जाए उस सेल को स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, कौन दे रहा है सेल को स्ट्रेंथ, सेल वॉल दे रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये भी कहा कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है तो ये भी होगी, क्योंकि ये भी हर सब्सटेंस को सेल के अंदर आने नहीं देगी, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल भी है। ठीक है, और किससे मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, यही इसके सारे फंक्शन आ गए। तो ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन सेल वॉल करती है। सेल को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल करता है। इट इज़ परमिएबल एंड अलो सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस, किस किस को अंदर आने देना है, किस साइज को नहीं आने देना है, इसका ध्यान कौन रखती है, सेल वॉल रखती है। और किससे मिलकर बनी हुई है, ये सेलुलोज से मिलकर बनी है। क्लियर, नेक्स्ट न्यूक्लियस। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये सेल था, क्लियर, बीच में न्यूक्लियस था ऐसा। ठीक है, मैं डार्क कर रही हूँ, इसके अंदर भी बड़ा कुछ होता है, और यहाँ पे ये जितना भी एरिया था ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, हमने पढ़ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, किससे मिलकर बनी है, किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, इसका नेचर क्या है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, अब न्यूक्लियस होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस बनता कैसे है, न्यूक्लियस का काम क्या है। ठीक है, ज़्यादातर आप देखोगे जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, वैसे ही जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हेडक्वार्टर। जैसे मान लो हेडक्वार्टर होता है जहाँ से मेन स्टार्ट होता है, मतलब मेन चीज़ जो होती है ना उसको हेडक्वार्टर बोल लो आप। ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियस का हेडक्वार्टर, इस सेल का हेडक्वार्टर कौन है, न्यूक्लियस है, या ब्रेन ऑफ द सेल बोल लो, कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बड़ी बार ऐसा बोलते हैं कि ये कंपनी खोली है पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मेन ब्रांच कहाँ है। ठीक है, मेन इसकी ब्रांच कहाँ पे, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही एक सेल की मेन ब्रांच जो मेन पार्ट है वो कहाँ पे है, न्यूक्लियस है। उसको है वो सेंटर में है, लेकिन बोलते क्या है उसको, न्यूक्लियस है। लेकिन इसकी पोजीशन भी डिफरेंट होती है, एनिमल सेल में अलग होगी, प्लांट सेल में अलग होगी। ठीक है, न्यूक्लियस की पोजीशन वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियस एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, किससे मिलकर बना है, क्या होता है इसके अंदर। तो जो न्यूक्लियस है ये टर्म किसने डिस्क्राइब की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल रॉबर्ट हुक ने, और जो न्यूक्लियस है ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है। देखा जाए तो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं और जो भी सेल को कंट्रोल करता है वो कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस करता है। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है। अब मैंने आपको कहा था कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल इससे मिलकर बना है, सिर्फ इससे नहीं मिला है, मिलकर बना है। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं, जैसे कि आपने ये टर्म सुनी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ये नाम सुने हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइबोसोम, राइबोसोम। तो ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कहा था कि साइटोप्लाज्म हम क्या होता है इसमें क्या नहीं, इसको डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर हम यूक्रियोटिक सेल की बात करें, यूक्रियोटिक सेल्स वो होते हैं जो सिंगल सेल से बनकर मिलते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, जिसको हमने यूनिसेलुलर पढ़ा था। तो अगर इन सेल की बात करें तो इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है। इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड इसीलिए नहीं होता क्योंकि इतना काम ही नहीं है, एक दिन के लिए तो ये रहते हैं, इनका टाइम स्पेन क्या है, कम है ना, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं होती उसकी। ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे सेल्स की बात करें जिनको हम यूक्रियोटिक में एक वेल डिफाइंड होता है, प्रोक्रियोटिक में नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रोक्रियोटिक का लिखा ही नहीं है, पर मैं आपको बता दूँ, आगे लिखा हुआ मैंने वो आपको तब बता दूंगी। लेकिन जो प्रोक्रियोटिक होते हैं तो वो क्या है, प्रिमिटिव। प्रो का मतलब भी प्रिमिटिव, मतलब पहले जो सेल्स आए थे वो प्रोक्रियोटिक थे, उसके बाद यूक्रियोटिक के बारे में हमने पढ़ा था। तो पहले हमने सिंगल सेल से पढ़ा था, उस टाइम पे न्यूक्लियस के बाहर जो होती है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, हमें न्यूक्लियर एनवलप भी कह सकते हो आप इसको, ये प्रेजेंट होती है। देखो हर चीज़ की कवरिंग ज़रूरी है, जब कवरिंग नहीं होगी तो वो इनकम्प्लीट हो जाता है। वैसे ही जो हमारा प्रोक्रियोटिक है सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग नहीं होती, न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, जिस पे नहीं होती है उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं।
वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, यूकैरियोटिक जो होते हैं, उनके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनमें भी है, लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सिर्फ इनमें ही प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब ये बोला है इसने आगे, इन यूकैरियोटिक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में, अच्छा लिखा है, ओके, प्रोकैरियोटिक में क्या है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, उस जैसे ये सेल है अगर हम मान लें तो उसका न्यूक्लियस कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, उसकी एक बाउंड्री नहीं है, पूरी प्रॉपर शेप नहीं है कोई। ठीक है, ऐसे हाँ, उसे होच पोच होती है ना, जैसे उस टाइप का बनाया हुआ ये। अब जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो इसकी लेयरिंग अगर हम करें तो क्या हो गई, वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसकी लेयरिंग न्यूक्लियस की। ओके, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पोर्स होते हैं विच रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ आनी है, बाहर कौन सी जानी है, इसलिए इसकी मेम्ब्रेन होती है। ये भी देखती है कि जो चीज़ ज़रूरत है अंदर उसको अंदर रखो, जो ज़रूरत नहीं है उसको बाहर निकाल दो। इसलिए इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। या इसमें पोर्स होते हैं, बाहर और अंदर जाने का रास्ता पोर्स ही तो है। ठीक है, ये समझ आया। अब आगे देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस की डायग्राम है। अगर आप न्यूक्लियस यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये न्यूक्लियस के अंदर एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, दिख रहा है आपको ये सर्कल, और बाकी ऐसा लग रहा है धागे धागे फेंके, जो मैं डॉट लगा रही हूँ इनको। ठीक है, जो ये वाला एरिया है ऐसा लग रहा है धागे 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 मिक्स करके ऐसे फेंक दिए गया। अब जो गोल सर्कल दिया हुआ है इसका नाम यहाँ पे है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आप कह लो आरएनए की सिंथेसिस करता है। अब आरएनए डीएनए क्या होता है ये मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इसमें, ये देखो यहाँ पे गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है। इसका मतलब ये पोर्स हैं जो आने देती हैं किसी चीज़ को अंदर सेल के न्यूक्लियस के, और बाहर भी जाने देती हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला है, न्यूक्लियर पोर बोला गया है। क्रोमैटिन, दैट इज़ योर क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमैटिन का मतलब हुआ तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, कि जैसे हमने साइटोप्लाज्म था जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस था, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर का जो खाली स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप मैंने कहा था डबल लेयर, ये देखो इसमें दो लेयर्स, एक ये लेयर है एक ये लेयर है, तो ये डबल लेयर हो गई। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे न्यूक्लियस का। ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या चीज़ होती है, उनका काम क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जब इन सेल को पता है उसको डिवाइड होना है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक ऐसे इस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, किस फॉर्म में आ जाते हैं, इस फॉर्म में। ठीक है, ये सिंगल सेल में होते हैं, अगर आप डबल की ले लो तो ये इस फॉर्म में होंगे, या आप ऐसे भी इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ क्लियर नहीं बन रहे हैं पर इस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसके ऊपर जीन्स होता है। अगर आपने नाम ये सुने होंगे क्रोमोसोम, जीन्स, तो आपको ये याद रहा होगा कि यार रिप्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम कहते हैं कि यार ये तो पूरे अपने पापा पे गया, ये तो पूरे अपने मम्मा पे गया बच्चा। अब वो मम्मा पे गया है, पापा पे गया है, उसकी शक्ल ही गई होगी, इसका मतलब वो उसके मम्मा से आई है या पापा से आई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है कि ये पापा की तरह शक्ल दे रहा है, या इसका नोज़ पापा की तरह है, लिप्स पापा की तरह है, इसका फेस का चलने का तरीका उनकी तरह है, ये जो टर्म्स आप सुनते हो ना, ये सारी टर्म्स क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। फादर की इन्फॉर्मेशन आएंगे, मदर की इन्फॉर्मेशन, खैर इसके बारे में आप डिटेल में 11th क्लास में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, 11th-12th में, लेकिन जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको समझनी है अभी। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसकी फॉर्मेशन करता है, आरएनए की। ठीक है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। क्रोमैटिन मटेरियल का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए से मिलकर बना है और प्रोटीन से मिलकर बना है। डीएनए की फुल फॉर्म दैट इज योर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए की फुल फॉर्म है, तो ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। आपने कभी बड़ी बार ऐसे सुना होगा, टीवी में सीरियल्स में आता है, ठीक है, बड़े ज़्यादा ड्रामों में आता है कि ये पता नहीं किसका बट चलो डीएनए टेस्ट करवा लेते, पता चल जाएगा किसका है ना। इसका मतलब डीएनए कोई इन्फॉर्मेशन कैरी करता है ना। क्योंकि देखो अगर कोई बोलते ये तो इसी का बच्चा क्योंकि इन दोनों का डीएनए मैच कर रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो डीएनए जो क्या है, ये बताता है इन्फॉर्मेशन कि वो किससे बिलोंग करता है, किससे आया हुआ है, ये बच्चा कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो डीएनए के थ्रू हम पता लगा सकते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है,
अब होता क्या है, जो क्रोमोसोम है ये क्या इन्फॉर्मेशन करता है, इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से ये आगे जीन्स नेक्स्ट ट्रांसफर होते जाते हैं, ठीक है। ये जीन्स जो है ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। जब सेल्स को डिवाइड होना होता है, मैं अब वो बताऊंगी आगे चैप्टर में कि कैसे डिवाइड करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन साथ में लेके जाते हैं, ठीक है। तभी हमें पता चलता है ये उसका बेटा है या किसका बेटा है। ओके, क्लियर, ठीक है। अब ये मैं आपको बता दूं, जो हमारे ये क्रोमोसोम्स हैं जब ये डिवाइड होते हैं, जब न्यूक्लियस सेल हमारा डिवाइड होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद सेल डिवाइड होता है। ये भी चीज़ याद रखना। तो न्यूक्लियस में ज़्यादा बेसिक चीज़ें ही हैं, सिर्फ न्यूक्लियस में याद रखो कि क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है जिसमें आरएनए होता है। ये न्यूक्लियस में जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये किससे मिलकर बने हैं, हमारे किस किस से, दो चीज़ों से मिलकर बने, मैंने बताया अभी किस किस से, डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है। जो डीएनए है उसमें क्या, उसके ऊपर जीन्स होते हैं, ठीक है। खैर इसके बारे में आप डिटेल में और पढ़ोगे बाद में कैसे कैसे होते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ यही है जो इसमें होती है, ठीक है। इसके आगे है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का काम क्या है, देखो न्यूक्लियस का काम क्या है, जितनी भी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे आपने टर्म सुनी होगी मेटाबॉलिक, ठीक है। तो हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, हमारे राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प कर रहा है। अब राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, राइबोसोम्स होते क्या है ये मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। लेकिन राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है, न्यूक्लियस हेल्प कर रहा है। इट रेगुलेट्स सेल साइकिल, सेल का साइकिल जो है, सेल टूट रहा है फिर से बन रहा है, रीजनरेट हो रहा है, रीएप्लिकेट हो रहा है, रीयूनाइट हो रहा है, ये टर्म्स आपने सुनी है सारी। टूट रहा है, बन रहा है, वैनिश हो रहा है, ये सारा जो सेल साइकिल है कौन रेगुलेट करता है, ये हमारे न्यूक्लियस करते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या कि जब भी सेल को डिवाइड होना होता है, एक सेल को जब भी डिवाइड होना होता है तो वो डिवाइड अपने न्यूक्लियस से होता है पहले, उसके बाद जैसे अब यहाँ डिवाइड होगा तो ये इस तरीके से डिवाइड होगा, है ना। तो ये पहले न्यूक्लियस को इवेल्युएट करता है, उसके बाद क्या करता है, डिवाइड होता है, ठीक है। अब जो सेल की ग्रोथ है वो भी किसकी वजह से हो रही है, न्यूक्लियस की वजह से हो रही है। अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो इस टाइप का होता है, ठीक है। कहीं बुक्स में इसको ऐसे भी बनाया गया है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, या कहीं पे ऐसा भी दिया होगा कि इसको ओवरलैप किया होगा। खैर वो तो अभी आप इसकी ज़रूरत नहीं है इतने डिटेल में जाने की, आप सिर्फ याद रखो कि क्रोमोसोम ऐसा है, ठीक है। अब क्रोमोसोम में ये जो दो ऐसे आपको दिख रहे हैं, यहाँ नाम लिखा नहीं, इसको क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ये सेंट्रोमर हो गया, ये पी और क्यू आर्म है इसकी, और यहाँ पे कहीं कहीं पिक्चर्स में यहाँ पर डीएनए लिखा गया है, क्योंकि ये किस किस से मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन से, तो डीएनए तभी लिखा हुआ है। समझ आ गई ये क्या है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल का मेन काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेल में कौन रख रहा है, सेल की इन्फॉर्मेशन, डीएनए की, जीन्स की, डीएनए पे जीन्स होते हैं, प्रोटीन, जितना भी इन्फॉर्मेशन है, सेल डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस, तभी इसको क्या बोला गया है, ब्रेन या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है। इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं ये यहाँ पे आज ये वाला लेक्चर, ठीक है। आज मैंने जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करना, अगर इसमें कोई टर्म समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, हमने सेल स्टार्ट किया था, उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, उसमें हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद में पढ़ाऊंगी कि और कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस, कौन कौन सी चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और वो सेल को क्या कंट्रीब्यूट करती हैं, किस में हेल्प करती हैं और किस में हेल्प नहीं करती हैं, ठीक है। ये सारा मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ नहीं समझ आया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक अच्छे से पढ़िए, खेलिए, कूदिए। बाय। आई श्रेया जम्वाल साइनिंग अप टुडे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस का कंटेंट हमारा वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से कुछ करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।